नमस्कार आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को गार्गी क्लासेस हनुमानगढ़ के YouTube वीडियो प्लेटफॉर्म पर पुनः आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। गार्गी क्लासेस हनुमानगढ़ की तरफ से राजस्थान भूगोल की वीडियो सीरीज में हम भौतिक प्रदेशों के बारे में लगातार चर्चा कर रहे थे। आज हमारा भौतिक प्रदेशों को लेकर ये अंतिम वीडियो रहेगा, जिसमें हम राजस्थान के अंतिम भौतिक प्रदेश हाड़ौती के पठार के बारे में इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। इससे पहले हमने हाड़ौती के पठार का एक जनरल इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। उसी पॉइंट को दोबारा रिवाइज करते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे और हाड़ौती के पठार की मुख्य जो स्थल आकृतियां हमें दिखाई देती है उनके बारे में अपने स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने हाड़ौती का पठारी प्रदेश। सबसे पहले अपने हाड़ौती के पठारी प्रदेश का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि पठारी प्रदेश कहाँ और किस रूप में उत्पन्न हुआ है। तो देखिए, आप हाड़ौती के पठार को अगर अपने देखें तो पहले भी मैंने आपको बताया कि हाड़ौती का पठार जो है वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है और ये हिस्सा जो है वो हमारे यहाँ जो फैला हुआ है वो मध्य प्रदेश के मालवा के पठार का एक भाग है। हमारे पास मालवा के पठार का एक भाग वो हमारे यहाँ मौजूद है और उसी मालवा के पठार का विस्तार राजस्थान में दक्षिण पूर्वी दिशा में है, हमारे दक्षिण पूर्वी दिशा में है। तो इसलिए हम इसको दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की संज्ञा भी देते हैं। तो ये वाली बात हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी, पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। दूसरा, अगर इसकी बेसिक विशेषताएं अगर अपने देखें हाड़ौती के पठार की, तो इन विशेषताओं में सबसे पहले हमने जो डिस्कशन किया था वो किया था इसकी उत्पत्ति को लेकर के। और उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको बताया था कि हाड़ौती के पठार का निर्माण जो है वो वास्तव में मीजोजोइक काल जो रहा है हमारा पृथ्वी के भौगोलिक इतिहास का, उस मीजोजोइक काल का एक टाइम पीरियड था जिसका नाम था क्रिटेशियस काल। क्रिटेशियस काल, उस क्रिटेशियस काल में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। जैसे हमने दूसरे भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति का टाइम पीरियड पढ़ा था, वैसे ही हाड़ौती का जो पठारी प्रदेश है ये एक तरीके का मीजोजोइक का जो टाइम पीरियड है उसका क्रिटेशियस काल का समय रहा है जब ये पठारी प्रदेश उत्पन्न हुआ। अब इस पठारी प्रदेश की उत्पत्ति जो है वो ज्वालामुखी क्रिया से मानी जाती है, यानी कि यह पठार जो है वो ज्वालामुखी के विस्फोट से बना हुआ है और ज्वालामुखी से जब भी विस्फोट होता है तो लावा बाहर निकलता है। तो कहने का मतलब इस पठार को हम लावा के पठार के नाम से भी संबोधित करते हैं। और लावा के इसी पठारी प्रदेश में हमें इस प्रदेश में मिलने वाली जो मुख्य चट्टानें हैं वो लावा निर्मित चट्टानें दिखाई देती है, जिनको हमने नाम दिया था बेसाल्ट चट्टानों का। और इन्हीं बेसाल्ट चट्टानों के लगातार टूटने की वजह से इस क्षेत्र में बनने वाली जो मृदा है उसको हम ब्लैक सॉइल या काली मृदा के नाम से संबोधित करते हैं। तो काली मृदा का मुख्य पठारी क्षेत्र जो है वो हमारे पास दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के रूप में। तो ये हमने इसकी उत्पत्ति के बारे में भी जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। इसके बाद हमने कुछ और बातें भी पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अपने भौगोलिक एरिया के हिसाब से बात करें तो ये राजस्थान के टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.89% भाग बनाता है, 6.89% भाग बनाता है। और इस दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश भी है। एरिया वाइज अगर देखेंगे तो यह राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश भी हमें दिखाई देता है। अब ये जो भौतिक प्रदेश हमारा हाड़ौती का पठारी वाला जो प्रदेश है ये मुख्य रूप से हमें 7 जिलों में विस्तारित मिलता है। 7 जिलों में हमें इसका विस्तार मिलता है। अब 7 जिलों के अंदर इसका विस्तार किस रूप में मिलता है इसको स्टडी करने के लिए हम हाड़ौती का जो पठार है, हाड़ौती का जो पठार है इसको हम अकॉर्डिंग टू स्टडी 2 हिस्सों में बांटते हैं। 2 हिस्सों में बांटते हैं, कहने का मतलब इसके 2 मुख्य भाग हैं हमारे पास। अगर मैं ये कहूं 2 इसके मुख्य भाग, एक भाग जो है उसको हम मालवा का पठारी बोलते हैं या हम उसको नाम देते हैं दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। और दूसरा जो हमारे पास इसका मुख्य भाग है उसको हम बोलते हैं विंध्यन कगार के नाम से, विंध्यन कगार के नाम से। अब ये जो दक्कन का पठारी प्रदेश है हमारा, इस दक्कन के पठारी प्रदेश को अगर अपने स्टडी की दृष्टि से विभाजित करना चाहें तो ये हमें मूलतः 2 हिस्सों के अंदर दिखाई देता है। एक हमारा इसमें भाग जो रहता है, जो मुख्य भाग रहता है उसको हम हाड़ौती पठार की संज्ञा देते हैं, हाड़ौती पठार की। और दूसरा इसका एक छोटा भाग जो इस पठार के ऊपर स्थित है, ऊपर वाले हिस्से में स्थित है, उसको हम नाम देते हैं ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल का पठार। हाड़ौती का पठारी प्रदेश है और दूसरी तरफ हमारे पास ऊपरमाल का पठारी प्रदेश। हाड़ौती के जो पठारी प्रदेश है इसको हमने पहले भी नाम दिया है, तो हम इन दोनों को सम्मिलित रूप से मालवा का पठार बोल सकते हैं, मालवा का पठार बोल सकते हैं, या इसी को हमने नाम दे रखा है दक्कन का पठार। तो मालवा के पठार का ही दक्षिण पूर्वी विस्तार जो है वो हमारे राजस्थान के अंदर है
सॉरी मालवा के पठार का ही उत्तर पश्चिम वाला जो विस्तार है वो हमारे राजस्थान में है, जिसको हम राजस्थान के संदर्भ में बोल रहे हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के रूप में। तो अब हाड़ौती वाला जो पठारी प्रदेश है ये तो हमें मुख्य रूप से 4 जिलों में फैला हुआ दिखाई देता ही देता है, और ये वो 4 जिले कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ के रूप में दिखाई देता है। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, इन्हीं चारों जिलों को अपने हाड़ौती के नाम से संबोधित करते हैं। ऊपरमाल का जो पठारी प्रदेश है इसका विस्तार मैंने आपको बताया था, राजस्थान के 3 डिस्ट्रिक्ट में हमें दिखाई देता ही। एक हमारे पास पुराने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भीलवाड़ा वाला क्षेत्र, नए डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देखेंगे तो शाहपुरा वाला क्षेत्र बोल सकते हैं हम इसको। भीलवाड़ा के अलावा ये चित्तौड़गढ़ में और प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है वहां इसका विस्तार हमें दिखाई देता है। तो पठारी प्रदेश के रूप में दक्कन का पठार जो है ये कुल मिला के 4 मुख्य जिलों में हमें दिखाई देता है, और 3 ये आंशिक रूप से कुछ डिस्ट्रिक्ट में हमें दिखाई देता है। और ये वाली जो लोकेशन है हमारी भीलवाड़ा वाली और चित्तौड़गढ़ वाली, इसमें हमने 2 पॉइंट को मार्क किया था। एक पॉइंट था हमारे पास चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ से शुरू होकर यह पठार बिजोलिया के बीच में फैला हुआ है। तो ये मूल मालवा के पठार का ऊपर वाला हिस्सा है। हाड़ौती के पठार के ठीक ऊपर, अगर मैप में आप देखेंगे इसको, तो ये हमें हाड़ौती के पठार के ऊपर वाली साइड में फैला हुआ दिखाई देगा। यहां से देखेंगे अगर अपने, तो देखिए आप, ये हमारे पास नीचे की तरफ प्रतापगढ़ का एरिया, चित्तौड़गढ़ वाला भाग, भीलवाड़ा वाला भाग, और ये हमारे पास बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़। तो इस पठारी प्रदेश को तो हमने नाम दे दिया है अलग से हाड़ौती पठार के रूप में। और यहां से अगर अपने 2 लोकेशंस को सिलेक्ट करें, चित्तौड़गढ़ की भैंसरोडगढ़ और भीलवाड़ा की या शाहपुरा की बिजोलिया, तो यहां जो पठारी प्रदेश हमें दिखाई देता है उस पठारी प्रदेश को हम बोलते हैं ऊपरमाल के पठार के नाम से, ऊपरमाल के पठार के नाम से। अब ये वाली जो स्टडी हम कर रहे थे, जिसमें हमने इसी दक्कन के पठार को 2 हिस्सों में बांटा था, हाड़ौती पठार के रूप में और ऊपरमाल के पठार के रूप में, इसको अगर अपने अकॉर्डिंग टू स्टडी और डिवाइड करना चाहें अपने, तो इसी प्रदेश में हमें कुछ एरिया में हमें पहाड़ियां फैली हुई दिखाई दे सकती हैं, पहाड़ियां दिखाई देगी। कुछ एरिया में हमें यहां पठार दिखाई देंगे, या मैं कह दूं उच्च भूमियां दिखाई देगी, हाईलैंड दिखाई देगी। और कुछ एरिया इसमें ऐसा भी होगा जो हमें मैदान के रूप में दिखाई देगा। यानी कि हाड़ौती वाले ये जो पठारी प्रदेश है, यहां हमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स देखने को मिल सकती है। अब जो इस क्षेत्र में दिखाई देने वाली जो मुख्य पहाड़ियां हैं, उनकी अगर अपने बात करें, तो इन पहाड़ियों का विस्तार बूंदी डिस्ट्रिक्ट में भी मिलेगा, इनका विस्तार कोटा और झालावाड़ में भी मिलेगा, और इनका विस्तार हमें बारां डिस्ट्रिक्ट में भी मिलेगा। चारों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ पहाड़ियां जो है वो फैली हुई। बूंदी, कोटा और झालावाड़, इनकी जो पहाड़ियां हैं वो पहाड़ियां एक तरीके से अर्धचंद्राकार आकृति में फैली हुई पहाड़ियां। इनकी जो आकृति है वो सेमी ल्यूनर प्रकार की है, अर्धचंद्राकार प्रकार की है। और बारां वाली जो पहाड़ियां, इनकी एक स्पेशल आकृति है, हॉर्स शू आकृति बोलते हैं इनको अपने, या घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ियां बोलते हैं, घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ियां। तो ये दोनों ही पहाड़ियां जो है, इनकी आकृति के हिसाब से ये राजस्थान की स्पेशल पहाड़ियां हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान में अर्धचंद्राकार आकृति की पहाड़ियां कौन से क्षेत्र में दिखाई देती हैं या कौन से क्षेत्र का भाग है, तो वो हमारे पास हाड़ौती के पठारी प्रदेश का हिस्सा है। बूंदी के अंदर जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां फैली हुई हैं, अगर अपने इसको डिवाइड करके देखें, तो इन पहाड़ियों का एक प्रारूप जो हमें बूंदी डिस्ट्रिक्ट में दिखाई दे रहा है, बूंदी की पहाड़ियों के रूप में दिखाई दे रहा है। इन बूंदी की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा जो शिखर माना जाता है उसको हम सतूर बोलते हैं, सतूर का शिखर बोलते हैं सतूर। अभी आरएस प्रीलिम्स 2022-23 का क्वेश्चन था कि कौन सा एक पर्वत जो है वो अरावली के अंदर स्थित नहीं है। तो ये जितनी भी पहाड़ियां हम पढ़ रहे हैं ये अरावली का हिस्सा नहीं है, पहले तो अपने ये भी बात ध्यान रखनी है। अब इसी बूंदी वाले इलाके में हमें कुछ दर्रे भी दिखाई देते हैं पहाड़ियों के बीच में,
जिनमें अगर मुख्य दर्रों की मैं बात करूं तो लाखेरी का दर्रा, जेतावास का दर्रा, खटकड़ का दर्रा, खटकड़ का दर्रा, लाखेरी का दर्रा, जेतावास का दर्रा, रामगढ़ का दर्रा, ये वो दर्रे हैं हमें जो बूंदी की पहाड़ियों के भीतर हमें दिखाई देते हैं। तो अभी तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरएएस के अंदर पर्वत शिखर को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हो सकता है कि आपसे इन दर्रों के बारे में पूछ लिया जाए, क्योंकि अब से पहले हमने अरावली में बहुत सारे दर्रे या नाल की बात की है, बहुत सारे दर्रे और नाल हमने पढ़े हैं। तो अब की बार अगर ऐसा क्वेश्चन बन के आ जाए कि कौन सा एक दर्रा अरावली में स्थित नहीं है, तो लाखेरी का नाम आए, खटकड़ का नाम आए, जेतावास का नाम आए, रामगढ़ का नाम आए, तो ये तमाम दर्रे जो है ये बूंदी के अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के बीच में स्थित है। और यहां की सबसे ऊंची चोटी जो है उसको हम क्या बोलते हैं, सतूर के नाम से। बूंदी की सर्वोच्च चोटी या बूंदी की पहाड़ियों की अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की ऊंची चोटी वो कौन सी है, सतूर के रूप में। इसके बाद अगर नीचे वाले एरिया की हम बात करें, कोटा वाले क्षेत्र में और झालावाड़ वाले क्षेत्र में, यहां जो अर्धचंद्राकार आकृति की हमें पहाड़ियां दिखाई देती हैं उनको हम नाम देते हैं मुकुंदरा हिल्स के नाम से। मुकुंदरा या मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, कुछ भी बोल दो आप, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। तो मुकुंदरा हिल्स या मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं ये कौन से दो जिलों में फैली है, तो कोटा और झालावाड़ में फैली। झालावाड़ का झालरापाटन शहर और कोटा खुद एक सिटी के रूप में वो इन पहाड़ियों के अंदर स्थित है। तो कोटा के चारों तरफ तो हम ये भी कहते हैं कि कोटा के चारों तरफ ये जो अर्धचंद्राकार आकृति वाली पहाड़ियां हैं ये हमें एक तरीके से गोलाकार आकृति में दिखाई देती है, कुंड के रूप में दिखाई देती है, कुंड के रूप में। तो कई बार इन पहाड़ियों के लिए कुंडला शब्द इस्तेमाल में लिया जाता है। कुंडला की पहाड़ियां कौन से जिले की पहाड़ियां हैं, तो कोटा डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ियां, कुंडला की पहाड़ी, गोल कुंड आकृति में फैली हुई पहाड़ियों का नाम कुंडला की पहाड़ियां है। जबकि अर्धचंद्राकार आकृति की मुकुंदरा और मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं ये हमारे पास झालावाड़ और कोटा वाले क्षेत्र में फैली हुई, जहां पे गागरोन का किला, गागरोन दुर्ग जिनकी हम बात करते हैं, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क की हम बात करते हैं तो वो कोटा, लेकिन वो झालावाड़ में नहीं है, कोटा के साथ वो चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। उसके तो हम आगे वन्य जीवों वाले श्रेणी में बात करेंगे। तो यहां हम पढ़ रहे थे कि कोटा और झालावाड़ की जो पहाड़ियां ये भी अर्धचंद्राकार आकृति में है और इनको नाम दिया जाता है मुकुंदरा या मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों के नाम से। और अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यह भी ध्यान रखना है, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा जो शिखर है, पर्वत शिखर, उस पर्वत शिखर का नाम है चांदवाड़ी के नाम से, चांदवाड़ी के नाम से। और ये चांदवाड़ी वाला जो शिखर है ये झालावाड़ में स्थित है। जो झालरापाटन वाला एरिया है वो झालरापाटन वाले एरिया के अंदर स्थित है चांदवाड़ी पर्वत के नाम से। और ये पूरे हाड़ौती प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अगर पूछा जाए तो चांदवाड़ी की चोटी है। कौन सी पहाड़ियों का हिस्सा है, तो मुकुंदरा हिल्स का भाग है। बूंदी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछी जाती है तो वो कौन सी है, सतूर की चोटी, सतूर। तो सतूर और चांदवाड़ी ये हाड़ौती के इन्हीं अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की मुख्य चोटियों के रूप में जानी जाती। तो ये मुकुंदरा या मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ी है ये इंपॉर्टेंट है। इनका ढाल अगर आप देखोगे, स्लोप अगर देखोगे तो वो दक्षिण से उत्तर की तरफ है ऐसे। इसलिए हम देखेंगे कई सारी नदियां निकलती है मुकुंदरा की पहाड़ियों से, आलनिया वगैरह जैसी छोटी नदियां जो है, चंबल की सहायक नदियां, वो इस एरिया से उत्पन्न होती हैं और वो दक्षिण से उत्पन्न होकर उत्तर की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये पहाड़ियां हमें कोटा और झालावाड़ में दिखाई देती है अर्धचंद्राकार रूप में, उन्हीं को अपने मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां बोलते हैं। बूंदी की पहाड़ियां अर्धचंद्राकार रूप में हमें दिखाई देती हैं और वो उसका सतूर सबसे ऊंची पर्वत शिखर है उसका। अब अपने पास एक विशेष आकृति वाली पहाड़ियां बसती है 12 डिस्ट्रिक्ट में। 12 में जो पहाड़ियां फैली है उनकी आकृति हमें घोड़े के नाल की आकृति में दिखाई देती है और उन पहाड़ियों को हम रामगढ़ की पहाड़ियां बोलते हैं। उनको रामगढ़ हिल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि घोड़े के नाल की आकृति वाली पहाड़ियां हमें कहां दिखाई देती है। इससे पहले भी मैं आपके साथ राजस्थान में अलग अलग आकृति वाली पहाड़ियों के बारे में चर्चा कर चुका हूं। एक बार दोबारा आज मैं उनको रिवाइज करवाऊंगा क्योंकि हमारे भौतिक प्रदेशों का अंतिम टॉपिक है। इससे पहले हमने किस प्रकार की पहाड़ियों की बात की, हमने सर्पिलाकार आकृति की पहाड़ियों की बात की,
हमने गोलाकार आकृति की पहाड़ियों की बात की है, हमने तस्त्रीनुमा आकृति की पहाड़ियों की बात की है, हमने अंडाकार आकृति की पहाड़ियों की बात की है, इसके बाद में हमने अर्धचंद्राकार आकृति की पहाड़ियों की बात की है, इसके बाद में हमने कुंड की आकृति की पहाड़ियों की बात की है, इसके बाद में अगर हम देखें तो घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ियों की बात की है। ये कुछ ऐसी आकृतियां थी हमारी जो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में हमें अलग अलग रूप में दिखाई देती। अब से पहले मैं इन सब पहाड़ियों के बारे में आपसे चर्चा कर चुका हूं। एक बार पुनः आप इन पहाड़ियों का मुख्य एरिया जो है उसको अपने दिमाग में फिट करने की कोशिश करना। मैं नहीं बताऊंगा इस वीडियो लेक्चर में, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना, अपना दिमाग लगाना कि कौन से एरिया में हमें किस प्रकार की पहाड़ियों की हमने बात की थी। अब ये जो रामगढ़ वाली जो पहाड़ियां हैं हमारी, जिनको हम 12 की पहाड़ियां बोल रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी विशेष पहाड़ियां। इसका एक रीजन तो हमने ये देखा, घोड़े के नाल की आकृति की वाली पहाड़ियां। दूसरा सबसे बड़ी जो इसमें हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि इन रामगढ़ की पहाड़ियों के बीच में हमें एक झील दिखाई देती है। उस झील को भी हम रामगढ़ झील के नाम देते हैं, रामगढ़ झील का। और ये रामगढ़ वाली जो झील है, इसका निर्माण कहा जाता है कि या तो ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है या फिर ऊपर से कोई उल्का पिंड गिर जाने के कारण एक बड़ा कोई खड्डा बना था और उस खड्डे में जल भरने की वजह से ये झील बनी। तो ऐसी जो झील होती है, जो गहरे खड्डे वाली होती है, उसको क्रेटर झील कहा जाता है, क्रेटर झील कहा जाता है। तो ये घोड़े के नाल नुमा आकृति वाली जो पहाड़ियां हैं, इन्हीं पहाड़ियों के बीच में ये क्रेटर बना हुआ है जिसको हम रामगढ़ झील की संज्ञा देते हैं। और इस प्रकार की यूनिक विशेषता पूरे वर्ल्ड में केवल 12 वाले क्षेत्र में दिखाई देती है। इसलिए यूनेस्को के द्वारा रामगढ़ की पहाड़ियां और रामगढ़ झील वाला जो क्षेत्र है, इसको वर्ल्ड जियो हेरिटेज साइट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वर्ल्ड जियो हेरिटेज साइट, विश्व भू विरासत स्थान के रूप में मान्यता दी गई। अभी कॉलेज लेक्चरर के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की एकमात्र झील जिसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड जियो हेरिटेज साइट के रूप में सूचित किया गया है, वो झील हमारी कौन सी है? रामगढ़ झील है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो मानी जाती है वो यही है कि इन पहाड़ियों की आकृति जो है वो अपने आप में यूनिक है। हॉर्स शू आकृति की पहाड़ियां, घोड़े के नाल नुमा आकृति वाली ये पहाड़ियां। तो हाड़ौती के पठारी प्रदेश में हमें कौन कौन सी पहाड़ियां दिखाई देती है, उनके नाम हमने मेंशन किए। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, कौन सी पहाड़ियां जो है वो अरावली का हिस्सा नहीं है या अरावली का भाग नहीं है, कोई ना कोई नाम इनमें से आपको दे देता है। बूंदी में इन अर्धचंद्राकार आकृति वाली पहाड़ियों का एक पर्वत और भी है जिसको अडावल पर्वत बोला जाता है, अडावल पर्वत के नाम से। अडावल पर्वत भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो ये बूंदी की पहाड़ियां जो हाड़ौती के पठारी प्रदेश के हिस्से हैं, तो इसके मुख्य मुख्य भाग हमने पहाड़ियों के रूप में पढ़ लिए। अब हम इसमें देखें कि यहां मिलने वाली हमें उच्च भूमियां कौन सी दिखाई देती है। तो हाड़ौती के पठारी प्रदेश में हमें 2 उच्च भूमियां दिखाई देती है, 2 हाईलैंड दिखाई देती है हमें यहां पर। एक हाईलैंड जो है उसको हम बोलते हैं डग गंगधार की उच्च भूमि, डग गंगधार उच्च भूमि के नाम से। ये जो उच्च भूमि वाला भाग है ये झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। झालावाड़ में हमें दिखाई देती है डग गंगधार की उच्च भूमि। डग और गंगधार यहाँ के 2 क्षेत्रों के नाम हैं। तो डग गंगधार वाली उच्च भूमि कौन से जिले में स्थित है? तो झालावाड़ में। और यहां जो 12 में हमें दिखाई देती है उसको हम बोलते हैं शाहबाद उच्च भूमि के नाम से, शाहबाद उच्च भूमि के नाम। तो शाहबाद उच्च भूमि का विस्तार जो हमें दिखाई देता है वो कहां? 12 जिले में दिखाई देता है। 12 डिस्ट्रिक्ट के हाई लैंड है, ये अपलैंड है, थोड़ा सा इसका भाग जो है ऊपर है। तो 12 डिस्ट्रिक्ट की जो पूर्वी दिशा है, या मैं कहूं पूर्वी 12 वाली जो साइड है, पूरी की पूरी शाहबाद वाले जिले के आसपास, शाहबाद क्षेत्र के आसपास सहरिया जनजाति का निवास स्थान रहता है यहाँ। तो सहरियों का मुख्य निवास स्थान है शाहबाद।
तो वहां उस पठारी भूमि में या उच्च भूमि में रहने वाली जनजातियां जो है उनका यह मुख्य क्षेत्र है शाहबाद उच्च भूमि के नाम से। और इन्हीं शाहबाद की उच्च भूमियों के साथ हमें 12 में रामगढ़ की पहाड़ियां भी दिखाई देती हैं, जिनके आकृति हॉर्स शू आकृति है, घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ियां हैं। और एक हमें 12 डिस्ट्रिक्ट में दिखाई देती है। यहां पर कौन सी भूमि? शाहबाद उच्च भूमि के नाम से। और एक तरफ हमें झालावाड़ में, 12 का ठीक पड़ोसी जिला झालावाड़, वहां जो उच्च भूमि फैली है उसका नाम हमारे पास क्या है? डग गंगधार की उच्च भूमि। इसके अलावा झालावाड़ में पठारी प्रदेश के रूप में जो प्रदेश फैला है उसको हम झालावाड़ का पठार बोलते ही। और ये झालावाड़ का पठार जो है ये काली मिट्टी का मुख्य उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। इस एरिया में चंबल की सहायक नदियां जो है उन्होंने इस पठार को काटकर समतल कर दिया है। और झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है ये मुख्य रूप से काली मिट्टी का उपजाऊ क्षेत्र के रूप में माना जाता है। तो ये हमने जो पार्ट्स पढ़े अभी तक, ये देखिए आप, हमने दक्कन के पठार का विभाजन किया था। हाड़ौती के पठार को हमने 2 भागों में बांटा था, एक दक्कन के पठार के रूप में बांटा था और दूसरा हमारे पास एक भाग अभी भी हमारा बचा हुआ है, विंध्यन कगार वाला जो भाग। विंध्यन कगार वाला हिस्सा अभी भी हमने पूरा नहीं किया है। हमने अभी तक जो डिस्कशन किया है वो इनके ऊपर किया है। हाड़ौती पठार 4 जिलों में फैला हुआ है। ऊपरमाल का पठार हमने यहाँ देखा है उसका विस्तार। इसके बाद इसी हाड़ौती प्रदेश वाले जो 4 जिले हैं, इन जिलों में पहाड़ियां का विस्तार कैसे और किस रूप में मिलता है, और इन्हीं 4 जिलों में हमें उच्च भूमियां कहाँ दिखाई देती हैं। और इसी प्रदेश में हमने झालावाड़ वाले एरिया में देखा है कि वहां मैदानी प्रदेश जो है वो भी उपजाऊ मैदानी प्रदेश जो है वो भी इसी पठारी प्रदेश के अंदर स्थित है। अब अपने अंतिम बात करते हैं विंध्यन कगार भूमि के नाम से। विंध्यन कगार, ये 2 शब्द है हमारे पास। विंध्यन का मतलब यहां विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला से है, विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला से। कगार का मतलब है स्क्रैप, किसी भी पर्वत श्रृंखला का जो लास्ट पॉइंट होता है, अंतिम भाग होता है, वो बिल्कुल अपर्दन की क्रिया के कारण उबड़ खाबड़ हो जाता है, खड़े ढाल वाला या खड़े कगार वाला बन जाता है, उबड़ खाबड़ ढाल वाला बन जाता है, उसको हम स्क्रैप बोलते हैं। तो देखा जाए तो वास्तव में विंध्याचल की जो श्रृंखला है वो मध्य प्रदेश की मूल श्रृंखला मानी जाती है, लेकिन ये राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से हमें जो दिखाई देती है वो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर वाले क्षेत्र में दिखाई देती है। यानी कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का जो अंतिम कगार, अंतिम स्क्रैप वाला भाग है वो हमें मुख्य रूप से 3 जिलों में दिखाई देता है, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर वाली साइड में। और यही वो एरिया था जिसको हमने डांग पट्टी का नाम भी दिया। और मैंने आपको कहा भी था कि चंबल की बीहड़ भूमि के दूसरी तरफ जो हमें ऊंची भूमियां दिखाई देती है, ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र वाला हिस्सा दिखाई देता है, उसको हम डांग बोलते हैं, डांग पट्टी बोलते हैं। तो उसी डांग पट्टी के बिल्कुल साथ साथ फैला हुआ है हमारे पास कौन सा? विंध्यन कगार, विंध्याचल की श्रृंखला, उसका अंतिम भाग। अब पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये इधर अरावली की श्रृंखला है, राजस्थान के बीचों बीच, ये इधर विंध्याचल की श्रृंखला है हमारे पास। और इन दोनों श्रृंखलाओं के बीच में ये एक बहुत बड़ा गैप है, और इस गैप को लगातार नदियों ने, अरावली से निकलने वाली नदियों ने और विंध्याचल से निकलने वाली नदियों ने जलोढ़ मिट्टी ला करके इस पूरे एरिया को भर दिया है। पहले ये एक बहुत बड़ा फोल्ट हुआ करता था जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भ्रंश, भ्रंश, फॉल्ट, भ्रंश या फॉल्ट। तो ये विंध्याचल और अरावली के बीच में ये जो फॉल्ट राजस्थान के अंदर था, इस फॉल्ट को कहा जाता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में इसको बोलते हैं महान सीमा भ्रंश, महान सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से। तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट राजस्थान में विंध्याचल और अरावली श्रृंखलाओं के बीच में स्थित था। आज तो यह हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ ये जो बूंदी वाली पहाड़ियां मैंने आपको बताई, कुछ ये विंध्यन कगार वाला जो हिस्सा मैंने बताया, इसके साथ साथ इस भ्रंश के अवशेष आज भी हमें दिखाई देते, आज भी हमें दिखाई देते।
तो ये जो सीमा भ्रंश जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये राजस्थान के मुख्य रूप से 6 जिलों में इसके भ्रंश हमें दिखाई देते हैं, अवशेष हमें दिखाई देते हैं। कौन से 6 जिलों में? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। इन 6 जिलों के अंदर आज भी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है उसका विस्तार या उसके अवशेष हमें दिखाई देते हैं। एक दो बार पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा भी जा चुका है कि महान सीमा भ्रंश किन पहाड़ियों के बीच में स्थित है या कहां इसके अवशेष हमें दिखाई देते हैं। तो बूंदी में जिस पहाड़ियों की हमने बात की, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर वाली साइड में जिन पहाड़ियों की हम बात कर रहे हैं, इनके बीच में ही इस भ्रंश के अवशेष हमें दिखाई देते। अब ये वाला जो कगार वाला हिस्सा है, जो उबड़ खाबड़ भूमि होती है, ये वास्तव में किसी प्रकार से कोई उपजाऊ भूमि के रूप में नहीं जानी जाती। और पहले भी मैंने आपको बताया सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर वाला जो एरिया है, ये चंबल के अवनालिका प्रदन से भी बहुत अधिक प्रभावित है। बीहड़ भूमि का विस्तार वहां में देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ विंध्यन कगार वाली बाउंड्री जो है वो भी हमें दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये पूरा एरिया जो है वो केवल कृषि उत्पादन की दृष्टि से तो पीछे है ही है, विशेष औद्योगिक उत्पादन भी यहां से नहीं होता। लेकिन राजस्थान के लिए यह प्रदेश एक चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है स्टोन या पत्थर। सर्वाधिक पत्थरों का उत्पादन जो है, स्टोन जो प्रोडक्शन है, वो विंध्यन कगार वाले हिस्से से। और यहां मिलने वाले पत्थरों में सबसे ज्यादा जो पत्थर हमें दिखाई देता है वो है सैंडस्टोन, बालू का पत्थर। बालू का पत्थर विंध्यन कगार में सर्वाधिक मिलने वाला पत्थर जो है वो क्या है? सैंडस्टोन। इसके अलावा बहुत सारे और पत्थर भी हमें यहां दिखाई देते हैं। एक नाम आपने फेमस सुना है, लाल पत्थर, रेड स्टोन। तो ये करौली और धौलपुर का जो पत्थर है वो फेमस है रेड स्टोन के लिए। कोटा स्टोन हमने कोटा में पढ़ते ही अपने। तो सैंडस्टोन, रेड स्टोन, कोटा स्टोन, ये तमाम प्रकार के जो पत्थर हैं वो हमें विंध्यन कगार वाले भाग से ही प्राप्त होते हैं। तो एक तो इस एरिया के लिए हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का है। ये ध्यान रखना आप, ये मेन बाउंड्री फॉल्ट नहीं है। हिमालय में भी हमें इसी प्रकार के कुछ फॉल्ट श्रृंखलाओं के बीच बीच में दिखाई देते हैं। वहां हम उनके लिए अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उसमें एक बहुत कॉमन वर्ड जो होता है वो मेन बाउंड्री फॉल्ट होता है, एमबीएफ। और हमारा जो है वो जीबीएफ है। राजस्थान अपने आप में ही ग्रेट है, महान राज्य है हमारा, इसलिए हमारा भ्रंश जो है वो भी कैसा होगा? महान भ्रंश ही होगा। ठीक है। तो हाड़ौती का पठार जो है वो हमने दो अलग अलग टाइप्स में, दो अलग अलग भागों में डिवाइड करके पढ़ा है। विंध्यन कगार के रूप में हमने इसका अध्ययन किया है और दक्कन के पठार के रूप में हमने इसका अध्ययन किया है। हाड़ौती का पठार किस रूप में इसकी उत्पत्ति हुई है, किस भारत के भौतिक प्रदेश का हिस्सा ये है, और कैसे उत्पत्ति के हिसाब से इसमें किस प्रकार की चट्टानें हमें दिखाई देती, ये तमाम बातें हमने हाड़ौती के पठारी प्रदेश में स्टडी की। इसी के साथ राजस्थान का भौतिक विभाजन जो है हमारा वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम राजस्थान के और अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। आप लगातार YouTube वीडियो चैनल के माध्यम से गार्गी क्लासेस से जुड़े रहें। बहुत जल्दी इस भौतिक प्रदेश के ऊपर एक क्वेश्चंस की सीरीज इसी वीक में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तब तक आप इन सभी वीडियोस को पुनः एक बार रिवाइज करके अपने नोट्स बनाकर तो पूरी तरीके से इनको प्रिपेयर कीजिए। आपका और मेरा कंपटीशन होगा क्वेश्चंस के सही स्वरूप को लेकर, कि आप कितना क्वेश्चंस की भाषा को समझ पाते हैं, कितना क्वेश्चन को सही तरीके से टैकल कर पाते हैं। तो तमाम बातें हम इस वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट MCQ सीरीज के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।